वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा इसरो सैक मशीनिस्ट क्वेश्चन पेपर जिसका एग्जामिनेशन 21 जून 2023 थर्ड शिफ्ट में, जिसका टाइमिंग था 4:30 बजे से 6:30 बजे कंडक्ट हुआ है। और इसमें टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 100 क्वेश्चन के लिए आप लोग का टोटल 2 घंटा मतलब 120 मिनट का टाइमिंग दिया गया था। सब्जेक्ट भी आप देख सकते, टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। जब मैंने फिटर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया, सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे सर मशीनिस्ट का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कीजिए, क्योंकि मशीनिस्ट का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो मैं थोड़ा सा प्रेशर में था, इसीलिए डिस्कशन नहीं कर पाया। तो फाइनली आज मैं मशीनिस्ट का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिटर पेपर से मैक्सिमम 80 क्वेश्चन इस पेपर का क्वेश्चन सेम ही है। जितना भी न्यूमेरिकल था सब फिटर पेपर और इस पेपर का सेम है। मैक्सिमम 80 क्वेश्चन तो फिटर पेपर का साथ मशीनिस्ट का पेपर एग्जैक्टली वही सेम है, बट जो 20 क्वेश्चन है अलग है। तो 20 क्वेश्चन अगर अलग आपको देखना है क्या क्या है, और 20 क्वेश्चन ही काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, तो वीडियो आपको पूरा कंप्लीटली देखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट फिटर टर्नर मशीनिस्ट अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि मशीनिस्ट का तो हम स्टूडेंट नहीं है तो टर्नर में नहीं पूछेगा, हमें फिटर में नहीं पूछेगा, तो किसी भी जगह में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मशीनिस्ट का अगर बात करते हैं, एक दो ऐसा भी क्वेश्चन है, हमें तो लग रहा था कि कारपेंटर ट्रेड का क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पेपर आप लोग को पूरा देखना है। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मैंने सैक का फिटर का पेपर डिस्कशन किया और इसका बाद में मशीनिस्ट का पेपर डिस्कशन करूँ, क्योंकि मशीनिस्ट का पेपर में एक दो ऐसा क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है, जो सबको सॉल्व करना नहीं आता। तो सभी का डिस्कशन आज का पेपर में होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया था, इफ इन ए 2-स्टार थ्रेड लीड इज 4 मिलीमीटर, पिच ऑफ द थ्रेड इज 2-स्टार थ्रेड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल स्टार्ट थ्रेड कहते हैं, डबल स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, तो डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है लीड का साथ पिच का? तो लीड इज इक्वल टू होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। ठीक है, तो डबल स्टार्ट मतलब क्या, इधर आपका 2 हो जाएगा, तो लीड इसमें आपको क्या दिया, 4 मिलीमीटर दिया है, और पिच आपको निकालना है, और नंबर ऑफ स्टार्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इधर पिच इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं, पिच इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2, मतलब आपका हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर पिच आ जाएगा। ठीक है, तो इन 2-स्टार थ्रेड में पिच हो जाएगा 4 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें, सॉरी ये 4 मिलीमीटर था तो 2 मिलीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर की में भी सेम आपका बी राइट आंसर दिया, मतलब आंसर की में आपको सही दिया गया था। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कमफरेंस ऑफ ए वर्कपीस इज टू बी डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल डिविजन्स यूजिंग सिंपल इंडेक्सिंग मेथड हैविंग 40 वर्म व्हील टीथ। इंडेक्सिंग मूवमेंट विल बी, तो इंडेक्सिंग या इंडेक्स का रेशियो क्या होता है, 40:1 होता है। वेट, 40:1 होता है। ठीक है, तो इसमें आपको वही बोला कि 40 वर्म व्हील टीथ है, और उसमें आपको किसी भी वर्कपीस का सर्कमफरेंस परिधि बराबर उसको 60 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग मूवमेंट आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए ये जो साम है थोड़ा सा आपको लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको इसका बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए इंडेक्सिंग मूवमेंट, इंडेक्सिंग मूवमेंट इज इक्वल टू आपको लिखना है, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। आपको लिखना है 40 डिवाइड बाय एन। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड, जितना डिवीजन हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों को
टोटल 60 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल डिवीजन रिक्वायर्ड। तो आप लोग भी ऐसे ही कॉपी में लिख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, m इजिकल टू आपका हो जाएगा 40/60, ठीक है। तो आपको इधर लिखना है इफ वी सिंप्लीफाइड, if we simplified by taking out the 10th part, मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन से अगर हम लोग 10th पार्ट को निकाल देते तो क्या इसमें रहेगा, टेकिंग आउट मतलब आप निकाल देते, तो इधर आपका रहेगा 4/6 रहेगा, ठीक है। इतना है। इसका बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर भी जिससे मल्टीपल करना है, नीचे भी उसी से मल्टीपल करना है। अगर आप ऑप्शन का हिसाब से देखते हैं तो इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं, इसमें अगर 3 से मल्टीपल करते तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम लोग को आएगा 12/18, ठीक है। तो इसमें देखिए 12 होल ऑन 18 होल सर्किल। इसका बाद इसको अगर 4 से भी करते तो 16 और 24, 16 होल्स ऑन 24 कहीं पे है। तो देखिए इससे जब ऊपर में भी 3 से मल्टीपल किया, इससे भी 3 से मल्टीपल किया, तो देखिए ये ऑप्शन आपका, ये जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इधर आपको लिखना है नाउ द फ्रैक्शन, आपको ऐसे लिख लेना है तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन बाय 4 इज एम्प्लीफाइड to match the perforated disc available for installation ऑन डिवाइडिंग हेड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको 4 से मल्टीपल क्यों करना पड़ रहा है, सॉरी इसमें आप 3 से मल्टीपल किया है ना, तो इधर आपका हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन है इसमें 3 से मल्टीपल कर ऊपर नीचे, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इम्प्लीफाइड टू मैच द परफोरेटेड डिस्क अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग ऑन डिवाइडिंग हेड, डिवाइडिंग हेड में जितना परफोरेटेड डिस्क है उसको मैच करने के लिए हम लोग 3 से इस फ्रैक्शन में मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 होल्स ऑन 18 होल सर्किट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपको क्या लिखना है, वी मस्ट काउंट, आप लोग लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसका नोट, वी मस्ट काउंट द डिस्क that containing 18 division on the dividing head and open 16 spaces, sorry open 12 पेसेस हो जाएगा इधर, ठीक है। 12 स्पेसेस ऑन इट बाय ओपनिंग आर्म सेक्टर, ठीक है। तो इतना लिख के भी आप कर सकते हैं, पहला बार कर रहे हैं तो। अदरवाइज इंडेक्सिंग मूवमेंट m इज इक्वल टू आपको करना है 40/n, n मतलब नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड, कितना डिवीजन में आपको उसको डिवाइड करना है, तो आपको लिख लेना है। इसका बाद 10th पार्ट आपको निकाल देना है, उसका बाद जिससे आप मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे मल्टीपल करना है, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें से दोनों मैच हो रहा है। इसमें 12/18 मतलब 12 होल्स ऑन 18 होल सर्किल इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इजीली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए, इफ ए सर्किल इज ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया एंड पेरीमीटर अप्रोक्सीमेटली आर। तो इसमें एक क्वेश्चन सेम टू सेम कहां पे पूछा गया था, एक क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोगों को पूछा गया था फिटर का पेपर में, तो मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस
एक बार बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट फिटर से भी है, फिटर से आप लोग ऑलरेडी पेपर का डिस्कशन देखे हैं और मैशिनिस्ट का स्टूडेंट भी फिटर का पेपर डिस्कशन देखे हैं, और वो स्टूडेंट अगर फिर से इस पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट को फिर से डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो वैल्यू है फिटर का पेपर में भी पूछा गया है, तो इसका और डिस्कशन नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट अगर आप लोग पहला बार मैशिनिस्ट का पेपर देख रहे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले मेरा चैनल में फिटर का पेपर अवेलेबल है, सैक फिटर का पेपर, उसको आप लोग सबसे पहले देखिए और एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा बार इसको सोल्यूशन करने का कुछ नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बैम्बू वुड। बैम्बू वुड का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो बैम्बू वुड का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट वेट। जो बांस होता है तो उसका क्या प्रॉपर्टी, बैम्बू इज लाइट वेट, फ्लेक्सिबल, टफ, हाई टेंसाइल, चीप मटेरियल देन अदर बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टील। मतलब अदर जितना भी अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल होता है, जैसे स्टील का साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, लाइट वेट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका बाद हाई टेंसाइल होता है, टफ होता है, और चीप मटेरियल भी, सस्ता भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जितना भी क्वेश्चन फिटर पेपर का साथ मैच है मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग फिटर पेपर का डिस्कशन देख लेते तो इसमें फिर से डिस्कशन करने का क्या है। और मैशिनिस्ट स्टेज के स्टूडेंट है, मतलब आपको तो देखना ही पड़ेगा फिटर का पेपर, क्योंकि उसका भी 80 क्वेश्चन इसमें कॉमन आया है, मतलब फिटर का साथ आप लोग का पेपर कंबाइन होता है। रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड टू लीनियर मोशन। घूर्णन गति को रैखिक गति में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, रैक एंड पिनियन यूज होता है। और अगर ऐसे आपको बोलता है कि लीनियर मोशन को हम लोग रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तब भी राइट आंसर हो जाता है रैक एंड पिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन मिलिंग एंड लेथ मशीन द टर्म DRO इंडिकेट्स। मिलिंग और लेथ मशीन में DRO मतलब क्या होता है, डिजिटल रीड आउट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो DRO का फुल फॉर्म होता है डिजिटल रीड आउट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, यूनिट ऑफ मेटेरियल रिमूवल रेट। मेटेरियल रिमूवल रेट का यूनिट क्या होता है, तो अगर बात करते मिलिंग का, तो मिलिंग का मेटेरियल रिमूवल रेट कितना होता है, तो मिलीमीटर क्यूब पर मिनट इज द राइट आंसर हो जाता है। तो कैसे होता है इसका ऊपर डिस्कशन करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए, इसका मिलीमीटर क्यूब पर मिनट भी होता है और इंच क्यूब पर मिनट भी होता है, अगर ब्रिटिश में आपको पूछेगा तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, सेम वैसे डिस्कशन आप लोग लिखिए, मटेरियल रिमूवल रेट MRR, फॉर्मूला फॉर मिलिंग। तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, D मतलब होता है डेप्थ इन डेप्थ ऑफ काट इन मिलीमीटर, मतलब डेप्थ ऑफ काट आपका मिलीमीटर में होगा। इसके बाद W मतलब आपका होगा विड्थ ऑफ काट इन मिलीमीटर, और इसका बाद होगा फीड F, तो फीड रेट का मिलिंग में यूनिट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मिलीमीटर पर मिनट होता है। जैसे लेद और ड्रिल मशीन में क्या होता है, ड्रिल का जो फीड का फॉर्मूला तो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, बट मिलिंग के लिए होता है फीड रेट का फॉर्मूला मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो मेटेरियल रिमूवल रेट MRR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू W इंटू R हो जाएगा आपका, सॉरी F हो जाएगा, क्योंकि F मतलब फीड रेट। इसका बाद देखिए A भी आपका मिलीमीटर में है, विड्थ भी आपका मिलीमीटर में है, और फीड रेट भी आपका मिलीमीटर में है पर मिनट। तो इसका आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आप देखिए 3 मिलीमीटर होता है, मतलब मिलीमीटर क्यूब पर आपका क्या हो रहा है, मिनट हो रहा है। तो आप लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब पर मिनट आप लोग लिख सकते हैं। तो आपका आ रहा है ना, मेटेरियल रिमूवल रेट इज इक्वल टू मिलीमीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है। तो मेटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, MRR क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिमूव्ड पर मिनट, मतलब एक मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिमूव होता है उसको मेटेरियल रिमूवल रेट कहते हैं। तो आप लोग लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल
रिमूव्ड पर मिनट, मतलब प्रति मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटेरियल रिमूवल रेट। और मेटेरियल रिमूवल रेट MRR इज इक्वल टू होता है D इंटू W इंटू F। डी का फुल फॉर्म होता है डेप्थ ऑफ कट इन मिलीमीटर, W मतलब विड्थ ऑफ कट इन मिलीमीटर, एंड F मतलब होता है फीड रेट। फीड रेट का मिलिंग में यूनिट होता है मिलीमीटर पर मिनट। इसको टोटल कैलकुलेशन करने से मिलीमीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है। अगर इंच में करते हैं तो इंच में आपको पूछेगा तो इंच क्यूब पर मिनट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। मेटेरियल रिमूवल रेट का यूनिट क्या होता है और मिलिंग में फीड का यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन कार्बन सिस्टम टू डिफाइन ए कास्ट आयरन। किसी कच्चे लोहा का, कास्ट आयरन मतलब कच्चे लोहा का अगर आयरन कार्बन सिस्टम से डिफाइन करना है तो उसमें मिनिमम कार्बन परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 2 to 4% होता है। तो मिनिमम होता है 2%, मैक्सिमम 4% होता है। तो मिनिमम 2.0 मतलब 2% राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द चीजेल यूज्ड फॉर कटिंग रफ सरफेस क्विकली फॉर टर्निंग ऑन वुड टर्निंग लेद इज। तो इसमें बोल रहा है कि किसी टर्निंग लेद में किसी लकड़ी का जब टर्निंग करना पड़ेगा और उसका रफ सरफेस को अगर क्विकली कटिंग करना होता है, फिर से सुन लीजिए, किसी टर्निंग लेद में जब वुड को हम लोग फिट करते हैं टर्निंग करने के लिए और वो टर्निंग करके हम लोग उसका रफ सरफेस को जल्दी जल्दी कटिंग करने के लिए कौन सा चीजेल यूज करते हैं। तो इस चीजेल का राइट आंसर हो जाएगा, नाम हो जाएगा फार्मर चीजेल। फार्मर चीजेल एक नया टाइप ऑफ चीजेल है जो कारपेंटर लोग यूज करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कारपेंटर जो छेनी यूज करते हैं वो फार्मर चीजेल होता है, ठीक है, जो मटेरियल रिमूव करता है। नॉर्मली कारपेंटर लोग यूज करते हैं, बट जब आप लोग लेद मशीन पर टर्निंग करते हैं वुड का तब जल्दी जल्दी उसका रफ सरफेस को रिमूव करने के लिए फार्मर चीजेल यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, फॉर मैशिंग वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर टर्निंग व्हिच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल। तो इसमें बोला है कि वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर टर्निंग, मतलब लेंथ अगर बहुत ही कम होता है, लेंथ अगर बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल आपको बोला है, तो वो जगह में टेपर कटने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, फॉर्म टूल मेथड यूज होता है, जो जनरली मास प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे भी तो आप बोल सकते हैं कि छोटा जगह में जो हम लोग ज्यादा डिग्री एंगल में जब टेपर करते हैं उसको स्टीप टेपर कहते हैं। तो वो किसका माध्यम से हम लोग काट सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड मेथड से हम लोग स्टीप टेपर कर सकते हैं। इसका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बोलेगा लेंथ आपका स्मॉल है, उसमें डिग्री ऑफ टेपर उसमें ज्यादा होता है, मतलब टेपर एंगल उसमें ज्यादा होता है, तब राइट आंसर आपका हो जाएगा कंपाउंड स्लाइड मेथड से जब हम लोग टर्निंग करते हैं। बट जब आपको बोलेगा वेरी स्मॉल लेंथ में टेपर टर्निंग करना है तो तब फॉर्म टूल राइट आंसर हो जाएगा, जो मास प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इसका बाद देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर्स स्टील डूल इज। इंजीनियर स्टील डूल और जो नॉर्मल हम लोग स्टील डूल यूज करते हैं जो स्टेनलेस स्टील से बने होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर होता है, इंच में 1/64 इंच होता है, ओके। और इसका सरफेस को जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए इसमें सैटिन क्रोम फिनिश दिया जाता है, सैटिन क्रोम फिनिश इसमें दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:3 इफ द शॉर्टर साइड इज 100 मिलीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन मिलीमीटर इज। देखो एक क्वेश्चन फिटर का पेपर में सेम टू सेम आपको पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग अगर जानना चाहते हो तो फिटर का पेपर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। फिटर पेपर देखने के बाद अगर ये पेपर देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि 80% क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन इसमें से सेम टू सेम है। इसका बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन जिगन फिक्सर। जिगन फिक्सर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, 3-2-1 ये प्रिंसिपल यूज होता है। ये भी क्वेश्चन फिटर का पेपर में पूछा गया है। जो नया कुछ क्वेश्चन है इसका डिस्कशन इस पेपर में स्पेशली करना है।
इसका बाद देखिए द वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस का जो 3 ट्राइंगल होता है इसका वैल्यू होता है एक्चुअली 0.2 से 0.8 माइक्रोन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन तो एक इसको राइट किया है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोन में दिया है एक्चुअली, ये आपको माइक्रोन में भी दिया, तो माइक्रोन में अगर होता तो एक्चुअली आपका ये राइट आंसर जो आंसर की में दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअल राइट आंसर हो जाएगा 0.2 से 0.8 माइक्रोन। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको फीटर पेपर में पूछा गया है सिलेंडर का, इसमें आपको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस आप देखिए इसमें आपको दिया है इतना मिलीमीटर दिया है और ये आपका मीटर में दिया है। सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये मीटर से आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो इसीलिए जब आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से आपको डिवाइड कर देना, मीटर में आपका आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में सेम टू सेम पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी हीटर पेपर का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। ओके, क्रेटर वेयर ऑफ टूल इज हाईएस्ट इन मैशिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो टूल का क्रेटर वेयर किस धातु का मैशिंग करते टाइम सबसे ज्यादा होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का जब हम लोग, ये बाकी आप देख रहे हैं जितना भी है, इससे जब स्टेनलेस स्टील क्या होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका जब हम लोग मैशिंग करते हैं तो उसमें टूल में क्रेटर वेयर होता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्रेटर वेयर क्या होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर है क्रेटर वेयर और फ्लैंक वेयर, तो सर्च करके आप लोग देखिए, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उससे मैं बहुत ही अच्छा से इन टॉपिक को जस्ट 10 मिनट में क्लियर कर दिया हूँ। ओके, और अगर हो सके तो मैं नहीं, इसका लिंक भी आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। यूनिट ऑफ फीड रेट इन मिलिंग मशीन, देखो अभी जो क्वेश्चन का डिस्कशन मैं किया कि मिलिंग मशीन में फीड रेट के यूनिट, दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार ही पूछते हैं। फीड रेट का यूनिट क्या होता है, मेटेरियल रिमूवल रेट, मिलिंग का क्या होता है, तो मेटेरियल रिमूवल रेट होता है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट, बट इसमें फीड रेट पूछा है तो मिलीमीटर पर मिनट इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू बिल्ट अप एज फॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। तो बिल्ट अप एज जब फॉर्म होता है, बिल्ट अप एज कब होता है, कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज, जब आपका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, जैसे कॉपर होता है, तो उसका जब मैशिंग करते हैं तो हम लोग का बिल्ट अप एज होता है। तो इसमें क्या होता है, तो सरफेस फिनिश विल डिट्रॉइट, मतलब सरफेस फिनिश उसमें खराब हो जाएगा। एक्चुअली जितना सरफेस फिनिश आना चाहिए उतना नहीं आएगा। अगर आप लोग मैशिनिस्ट का स्टूडेंट है, फीटर टनल मैशिनिस्ट का स्टूडेंट है, तो चिप टाइप्स ऑफ चिप्स ले, चिप्स का ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज, इसके बारे में भी मैं डिटेल में क्लियर किया हूँ। वो देखने के बाद आप लोगों का इस टाइप्स ऑफ चिप्स में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और ये सब आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो को ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ, अब देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन नया है। इसके बाद BHN, एक क्वेश्चन फीटर पेपर में भी आया है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। और ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग आप लोग जानते हैं तो क्या करता है, ये एक्चुअली हार्डनेस को टेस्ट करता है, कितना हार्ड है किसी भी धातु, लोहे का कोई बॉल है तो कितना हार्ड है, या किसी भी चीज़ है तो उसका हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो इससे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग ये मोस्टली जो सॉफ्ट मेटल होते हैं जैसे कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड, डाई कास्ट, जिंक एलॉय, जो लो और मीडियम स्ट्रेंथ वाला या मीडियम हार्डनेस वाला मेटेरियल होता है, इसका टेस्टिंग करने के लिए, इसका हार्डनेस टेस्टिंग करने के लिए, जैसे जैसे नाम मैं आप लोगों को बताया कि कास्ट आयरन, कॉपर एलॉय, एल्यूमिनियम, इसके बाद डाई कास्ट, जिंक एलॉय, लीड, और भी आप लोग बोल सकते हैं लो और मीडियम जो भी हार्डनेस है उसका टेस्टिंग करने के लिए ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको जानना चाहिए, एक नया क्वेश्चन और नया पॉइंट आपको मिल गया है। नो गो गेज इज यूज टू चेक द डैश ऑफ द होल। तो इसमें देखो नो गो प्लग गेज या रिंग गेज नहीं बताया है, लेकिन इसमें क्या बताया, इसमें बता दिया है कि होल का बारे में बताया है। तो होल मतलब हम लोग प्लग गेज यूज करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, तो नो गो तब प्लग गेज है। ठीक है, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। नो गो प्लग गेज एंड क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट को इंडिकेट करता है। ओके, अगर गो गेज बोलता है, गो
प्लग गेज कहता है, तो गो एंड क्या करता है, लोअर लिमिट को इंडिकेट करता है। इसका बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 2x 2x एंड 3x इज, ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में सेम टू सेम पूछा गया, जस्ट इसको मल्टीपल कर दीजिए, तीनों को मल्टीपल करने के बाद ये आपका राइट आंसर 12x³ आ जाएगा। फीटर का पेपर में सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट इज, तो इसमें बोल रहे हैं धातु का वो जो क्षमता होता है जो शॉक इम्पैक्ट वाइब्रेशन को सहन कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टफनेस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में आपको पूछा गया है। मैक्सिमम मैंने तो बता दें कि 80 से 85 क्वेश्चन फीटर पेपर का सेम क्वेश्चन है। मैशिनिस्ट है इसीलिए एक दो क्वेश्चन अलग रखना पड़ा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील इज नॉन मैग्नेटिक, मतलब स्टेनलेस स्टील का एसएस का वो कौन सा ग्रेड होता है जो नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। तो एसएस 316 और एसएस 304 जो होता है, ये दो ग्रेड ऑफ एसएस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, इसका बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ये भी सेम क्वेश्चन में फीटर पेपर में कैसे निकालना वो भी मैं आपको बता दिया हूं। इसका बाद देखिए इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील 22 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड, मतलब आरपीएम फॉर ड्रिल बिट ऑफ डायमीटर 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना क्या है, आरपीएम आपको निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, कटिंग स्पीड इजिकल टू आपका होता है पाई डी एन अपन 1000 होता है। तो आरपीएम मतलब होता है एन, तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपन पाई इंटू डी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड आपका 22 है, 1000 है, नीचे आपका 22/7 है और आपका हो जाएगा 20 है। तो इसको जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 22 इंटू 1000, इसका बाद नीचे आपका 7 इंटू 20 आएगा और ऊपर में आपका एक्चुअली सॉरी ये आपका 22 रहेगा और 7 आपका इधर जाएगा, तो 22 कट जाएगा, इसके बाद आपका आएगा 50, तो आपका टोटल इतना आ जाएगा 350। तो 350 आरपीएम इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस पेपर में। एक क्वेश्चन आपको नया पूछा है मैशिनिस्ट का पेपर में, जो नया पूछा है उसका ही जस्ट डिस्कशन करूंगा। इसका बाद देखिए फिटर का पेपर में पूछा गया था मेट्रिक स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, तो उसका एंगल था 60 डिग्री, इसमें ब्रिटिश का पूछा इसलिए 55 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अब देखिए साइन बार इज यूज्ड फॉर, साइन बार किस लिए यूज होता है, तो आप लोग जानते हैं साइन बार टेपर एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो एंगल मेजरमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। और कितना डिग्री एंगल तक को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो 45 डिग्री एंगल तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसका जो इसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिनट एक्यूरेसी में वो एक्चुअली मेजरमेंट कर सकता है टेपर एंगल को। और इसमें जो होल्स बने रहते हैं, इसका बॉडी में जो होल्स बने रहते हैं वो किस लिए होता है कि साइन बार को इजीली हैंडल करने के लिए। इतना आपको समझ में आ गया है। और ये बनता है स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से। ओके, और ये साइन बार ऑलवेज स्लिप गेज का कंजंक्शन में उसका एक साथ में यूज होता है। साइन बार जहां पे यूज करना मतलब उधर स्लिप गेज भी यूज होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टोक्स इज द यूनिट ऑफ, स्टोक्स किसका यूनिट होता है, स्टोक्स होता है विस्कोसिटी का यूनिट। ए भी क्वेश्चन में 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था। जो किनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, जो किनेमेटिक विस्कोसिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, विस्कोसिटी एक किनेमेटिक का होता है, किनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है स्ट्रोक्स। और जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी होता है, जो डायनामिक विस्कोसिटी होता है इसका यूनिट होता है पॉइज, जो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। तो नॉर्मली आप लोग बोलते हैं ना कि विस्कोसिटी का यूनिट पॉइज होता है, तो डायनामिक विस्कोसिटी होता है। और जब किनेमेटिक विस्कोसिटी कहता है तो उसका यूनिट स्ट्रोक्स होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन बिटवीन टू शाफ्ट एक्सेस एट 90 डिग्री, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ गियर होता है जो दो शाफ्ट के एक्सिस के बीच में 90 डिग्री में मोशन को ट्रांसमिट करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बीवेल गियर, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीवेल गियर दो शाफ्ट का बीच में किसी भी एंगल पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो हैंड ड्रिलर मशीन होता है, हैंड ड्रिलर मशीन में दो शाफ्ट का बीच में 90 डिग्री में पावर को
ट्रांसमिट करता है पावर, और मोशन आप सेम बोल सकते हैं, मोशन को ट्रांसमिट करता है, और उसमें रहता है बीवेल गियर, हैंड ड्रिलर में बीवेल गियर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, केल्विन इज द यूनिट ऑफ, केल्विन किसका इकाई होता है? तो केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, और एक जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जूल किसका यूनिट होता है? जूल यूनिट होता है हीट का, एनर्जी का और वर्क डन का। ठीक है, तो इधर आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और हीट का यूनिट होता है जूल, एनर्जी वर्क डन इन दोनों का भी यूनिट होता है जूल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेन साइज 46 इन द ग्राइंडिंग व्हील कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी? तो इसमें बोल रहे हैं ग्रेन साइज का हिसाब से, ग्रेन साइज को हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का ग्रिट साइज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 46 कौन सा ग्रेन साइज में आ रहा है? तो आप लोग जानते हैं 10 to 24 जो होता है वो कोर्स में आता है। इसके बाद मीडियम में आपका होता है 30 to 60, जो आपका फाइन होता है, फाइन का रेंज होता है 80 to 180, और जो आपका वेरी फाइन होता है उसका रेंज होता है 220 से 600। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको 46 ग्रेन साइज दिया है, मतलब इसका इस रेंज का अंदर आ रहा है। तो इस रेंज का जब अंदर आ रहा है तो एक किसमें होगा? ये मीडियम ग्रेन साइज का अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रिंगिंग इज टर्म यूज इन, तो रिंगिंग टर्म किसमें संबंधित है? तो आप लोग स्लिप गेज का नाम सुने हैं, जो हाई ग्रेड ऑफ स्टील से बने होते हैं और विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, और स्लिप गेज को कहते हैं जॉनसन गेज। और इसमें जब एक स्लिप गेज का ऊपर किसी भी हाइट को जब आपको निर्माण करना पड़ता तो एक स्लिप गेज के ऊपर और एक स्लिप गेज को आपको रखना पड़ता। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज को रगड़ देते हैं, जस्ट ऐसे रब करते हैं। तो इतना अच्छा फिनिश होने का कारण इन दोनों स्लिप गेज का सरफेस का बीच में कोई भी एयर फंसता नहीं है। एयर जब फंसता नहीं, सब जब एयर निकल जाता है तो क्या होता है, बहुत ही अच्छा फिनिश होने का कारण एकदम सरफेस एग्जैक्ट फ्लैट होता है। तो एकदम फ्लैट होने का कारण उसका बीच में कोई एयर ना फंसने का कारण मैग्नेट का तरह अट्रैक्ट होता है, और मैग्नेट का तरह अट्रैक्ट होता है, इसलिए एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज चिपक जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है रगड़ने का प्रोसेस, जिसका कारण एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज के ऊपर मैग्नेट का तरह अट्रैक्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं और इस स्लिप गेज का साथ संबंधित है। ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में पूछा था। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हिच मेटल, ब्रास किस धातु का मिश्र धातु है? किस किस धातु से बनता है? तो कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है, कॉपर और टीन से बनता है ब्रोंज। फीटर का पेपर में ब्रास ब्रोंज दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, तो प्लान मतलब होता है आपका टॉप व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, और एलिवेशन मतलब आपका होता है फ्रंट व्यू। तो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, जब फ्रंट व्यू का ऊपर टॉप व्यू होता है तो कौन सा प्रोजेक्शन होता है? तो वो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जनरली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अगर बात करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक 4 क्वाड्रेंट है, इसमें अगर हम लोग का फ्रंट व्यू है, ऑलवेज फ्रंट व्यू का बगल में साइड व्यू होगा, ये आपका साइड व्यू हो जाएगा, और फ्रंट व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, और फ्रंट व्यू के नीचे क्या होता है, टॉप व्यू होता है, या आप बोल सकते हैं प्लान होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए। जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो उसमें क्या होता है, 4 जो क्वाड्रेंट है, इसमें आपका इधर रहेगा नीचे फ्रंट व्यू रहेगा, फ्रंट व्यू का बगल में ऑलवेज रहता है आपका साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के ऊपर प्लान रहता है, मतलब टॉप व्यू रहता है। तो किस प्रोजेक्शन में हो रहा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी डेज ए मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल 8 मशीन इन 3 days। ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में पूछा है। मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया था,
M1 D1 T1 अपन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपन W2। इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू आपको दिया है वो आपको लिख लेना है, और बाकी आपको जो निकालना है हाउ मेनी डेज, मतलब आपको D2 जस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें आपको 8 मशीन दिया, मतलब W1 की जगह आपको 8 लिखना है और डे का जगह इधर आपको 3 लिखना है। बाकी M और T का इसमें कोई इसमें वैल्यू नहीं दिया है। बाकी देखिए M और T इसका कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको वर्क दे दिया 64, आपको जस्ट डे 2 निकालना है, इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिटर पेपर में मैं सोल्यूशन दिया हूं। इसका बाद देखिए व्हिच वन इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट रबर कहते हैं, तो रबर तो नहीं होता है, कुछ कुछ ऑप्शन में रबर भी रहता है, तो एक्चुअली मोस्ट डक्टाइल होता है आपका माइल्ड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए ट्राइंगल इज ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन मीटर स्क्वायर। देखिए सब सेंटीमीटर में है, सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग लास्ट में भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपका स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल मतलब क्या होता है, इस टाइप ऑफ ट्राइंगल है, ये अगर 6 होता है, ये अगर 8 होता है, ये अगर 10 होगा, तो इसका सबसे पहले हाफ ऑफ पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिसीमा निकालना पड़ेगा। अर्ध परिसीमा निकालने के बाद आपको जो फॉर्मूला है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी फॉर्मूला में पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये भी फिटर पेपर में आया है, इसका सोल्यूशन भी उसी से आप देख सकते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर, टिम्बर का सीजनिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो सीजनिंग जब भी बात आएगा तो हम लोग ऑलवेज उसका मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए सीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो एक वेल्ड सीजन टिम्बर में कितना परसेंटेज ऑलवेज मॉइस्चर रह जाता है, 10 to 12% का मॉइस्चर ऑलवेज रह जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब हम लोग सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग करने का पीछे क्या होता है, जो श्रिंकेज होता है, रैपिंग होता है, मतलब टेराफन होने का जो चांसेस होता है, सिकुड़ जाने का जो चांसेस होता है, उससे बचाने के लिए हम लोग सीजनिंग कर लेते हैं। जो भी लकड़ी होता है, सोचो किसी भी पेड़ को कटने के बाद अगर किसी भी फर्नीचर अगर आप लोग बना लेते, वुडन फर्नीचर जब बनाते हैं, वो अगर पेड़ कच्चा अवस्था में थे उसको काट के अगर आप लोग फर्नीचर बना लेते हैं, उसके बाद धीरे 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 जब समर आता है, गर्मी आता है, तो क्या होता है, वो मतलब थोड़ा सा सिकुड़, जैसे जब विंटर आता है तो ठंडे में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और जब गर्मी होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है। इसीलिए जहाँ पे अगर खिड़की है तो एक्चुअली खिड़की का फ्रेम में फिट होने का जगह गर्मी में फिट नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ, उसमें वो थोड़ा सा फैल गया। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले फर्नीचर बनाने से पहले उसको सीजनिंग कर लेना चाहिए। सीजनिंग करना मतलब उसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है, नमी है, उसको निकाल देना है। और ऑलवेज उसमें 10 to 12% का नमी रह जाता है। अगर वेल सीजन होगा भी, अच्छे सीजन कंडीशन में है, तो फिर भी उसमें 10 to 12% का मॉइस्चर रह जाता है। इसका बाद देखिए, द रिलेटिव एक्सियल डिस्टेंस मूव वन रोटेशन ऑफ बोल्ट इन नाट इज कॉल्ड। बोल्ट है, किसी भी एक नाट है, तो ये आपका एक बोल्ट है, ठीक है। तो बोल्ट जब एक रोटेशन होता है, नाट का अंदर जितना आगे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको लीड कहते हैं, ठीक है। बोल्ट का एक रोटेशन में नाट का अंदर जितना एडवांसमेंट होता है उसको लीड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था फिटर पेपर में। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्कपीस इज सपोर्टेड बाय, एक नया क्वेश्चन है मैशिनिस्ट पेपर का, क्योंकि आप लोग जानते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग जनरली मैशिनिस्ट स्टूडेंट के लिए सबसे स्पेशल होता है। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्कपीस को हम लोग कैसे सपोर्ट देते हैं, तो इसमें वर्क रेस्ट से हम लोग सपोर्ट देते हैं। 2000 MCQ पीडीएफ का सोल्यूशन करते टाइम इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आप लोग को दिया था। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हम लोग कैसे ग्राइंडिंग करते हैं, इसका बारे में भी मैं आप लोग को बताया था। और टूल को कैसे सपोर्ट रखते, वर्क रेस्ट होता है, वर्कपीस को कैसे सपोर्ट देते हैं, तो इसके लिए वर्क रेस्ट होता है, इसका बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था। तो जो स्टूडेंट 2000 MCQ का क्लास देखते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉमन ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए वी ब्लॉक इन डिग्री इज। वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और वी ब्लॉक ए ग्रेड और बी ग्रेड में अवेलेबल होता है। ए ग्रेड वी ब्लॉक प्रिसीजन पर्पस मतलब टूलरूम पर्पस के लिए यूज होता है, जिसका लेंथ होता है 100 मिलीमीटर। और ये हाई ग्रेड
स्टील से बनता है, हाई क्वालिटी स्टील से बनता है। और जो बी ग्रेड वी ब्लॉक होता है, बी ग्रेड वी ब्लॉक का लेंथ होता है 300 मिलीमीटर, जो वर्कशॉप पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, और ये बनता है कास्ट आयरन से। ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। तो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्षित मेजरिंग एंगल मेजरिंग टूल कौन सा होता है। तो इनडायरेक्टली एंगल मेजरमेंट कौन करता है, बीवेल गेज करता है। जो गेज होता है वो मेजरमेंट कभी नहीं करता, वो जस्ट चेक करता है। इसलिए इसमें देखो चेक करता है, उसका बाद हम लोग बीवेल प्रोटेक्टर से उसके एंगल को मेजरमेंट कर सकता है। तो ये डायरेक्टली एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकता है, सबसे पहले ये माप लेके आ सकता है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बीवेल गेज में प्रोटेक्टर को सेट करके देख सकते हैं कितना डिग्री कौन उसमें बन रहा है। बाकी देखिए बीवेल प्रोटेक्टर जो जिसका लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री, ये डायरेक्टली एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट इसका भी एंगल होता है 1, इसका लिस्ट काउंट भी होता है 1 डिग्री, ये भी डायरेक्टली एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो मार्किंग रूल या स्टील रूल होता है, इससे भी हम लोग एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 44, M03 इज ए कोड इन CNC प्रोग्रामिंग फॉर। तो CNC प्रोग्रामिंग में M03 कोड किस लिए यूज होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। M03 का मतलब होता है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, M04 का मतलब होता है स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में 2000 MCQ का सीरीज में सोल्यूशन वीडियो में आप लोग को बताया हूं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हिच वन इज नॉन मेटल। कौन सा अधातु है, मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास, आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, बाकी सब आपका धातु है। और जो मरकरी है ये आपका लिक्विड मेटल है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है ये कौन सा लिक्विड मेटल है, तो मरकरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आप देखिए, ए बी फीटर पेपर में आपको पूछा गया है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 43, देयर प्रोडक्ट इज। 2 कंसेक्यूटिव नंबर, एक अगर x होता है कंसेक्यूटिव नंबर मतलब उसका बाद वाला नंबर, तो उसका बाद वाला नंबर x+1 हो जाएगा। अगर अब एक नंबर को हम मान लेते 4, उसका बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 4+1 मतलब 5 हो जाएगा। अगर हम मान लेते पहला संख्या अगर 1 है तो उसका नेक्स्ट संख्या क्या होगा 1+1 मतलब 2 होगा। तो वैसे 2 संख्या का अगर कंसेक्यूटिव नंबर का संख्या का अगर सम 43 होता है तो उसका गुणनफल कितना आएगा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फीटर का पेपर में मैं आप लोगों को बताया हूं। देखिए, कास्ट आयरन इज यूज्ड इन मशीन बेड बिकॉज ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी। कास्ट आयरन को हम लोग लेद मशीन में लेद बेड बनाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये वाइब्रेशन डैम्पिंग करता है। ठीक है, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना भी मशीन होता है, उतना बड़ा मशीन होता है, उसका जब रोटेशन होता है वर्कपीस काटते टाइम, वर्कपीस को जब हम लोग टूल से कटते हैं, कटिंग ऑपरेशन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कास्ट आयरन काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है और इसका लॉन्जिविटी भी बहुत दिन तक होता है। इसका बाद ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इसरो का जब भी एग्जाम होता है ये मास डेंसिटी वॉल्यूम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। तो फीटर पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके बता दिया। इसका राइट आंसर 7.8 kg आएगा। कैसे आएगा एक बार आप लोग फीटर का पेपर देख लीजिए। ठीक है, 0.1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोन। 0.1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/1000, क्योंकि आप लोग जानते हैं मिली, माइक्रो, नैनो। तो नैनो से जब आपको आना है माइक्रो में तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। HSS का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका कॉम्बिनेशन होता है 8:4:1। आपका होता है टंगस्टेन, वेनेडियम, क्रोमियम, सॉरी टंगस्टेन, क्रोमियम और वेनेडियम। तो आप देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया 18:4:1 ये आपका टंगस्टेन होता है, ये आपका क्रोमियम होता है, ये आपका वेनेडियम होता है, 1 आपका वेनेडियम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300, व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट। तो इसमें आपको बोल रहा है कि मोटरसाइकिल टायर को जब 300 रुपया में बेच देते हैं तो उसमें उसका परचेज प्राइस
कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि उसमें 300 रुपये बेचने पर 25% का लाभ हुआ है। ये भी क्वेश्चन फीटर पेपर में पूछा है और इसका आंसर सोल्यूशन करके मैंने बता दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें आपको बोला है जिससे प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है 25%, तो आपको कर देना है 125% इजिकल टू अगर 300 होता है तो एक इजिकल टू कितना होगा 125 और 100 मतलब 100 जो कॉस्ट प्राइस था, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर 240 आ जाएगा। फीटर पेपर में मैंने आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया हूं। Which one of the following is the code for coolant off? ये भी क्वेश्चन 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का पीडीएफ से पूछा है। तो कूलेंट ऑफ करने के लिए M09 कोड यूज होता है, कूलेंट ऑन करने के लिए M08 कोड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। In a vernier caliper 50 division of vernier scale occupy 49 division on the main scale। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है मैंने फीटर का पेपर में बताया हूँ। इसमें देखो लिस्ट काउंट डायरेक्टली आपको बताया नहीं है, आपको जस्ट बता दे कि 49 डिवीजन ऑन द मेन स्केल मतलब 49 एमएसडी का साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 49 एमएसडी इज इक्वल टू 50 वीएसडी आपको सबसे पहले लिखना है और उससे आपको निकालना है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.02 मिलीमीटर आने के बाद इसका रीडिंग कैसे आपको निकालना पड़ेगा। रीडिंग इज इक्वल टू आपका होता है एमएसडी प्लस वीएसडी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, सॉरी एमएस रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों रीडिंग को ऐड करके ये आपका आता है टोटल रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। कन्वर्ट 4.307 मिलीमीटर इंटू माइक्रोन। तो मिलीमीटर से माइक्रोन में आपको जाना है तो आपको 1000 से मल्टीपल कर देना है, तो इधर आपका आ जाएगा राइट आंसर 4307 माइक्रोन। ठीक है, क्योंकि 1000 से आप मल्टीपल कर रहे हैं। इसका बाद देखिए, What is the following material having the maximum brittleness? मैक्सिमम ब्रिटलनेस किसका होगा, जिसका कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगा वो मैक्सिमम ब्रिटलनेस होगा। तो कॉपर, कास्ट आयरन, SS304, माइल्ड स्टील। तो सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज होता है कास्ट आयरन में 2 to 4%, इसीलिए सबसे ज्यादा ब्रिटल होता है, सबसे ज्यादा भंगुर यही होता है। क्वेश्चन नंबर 56। केरोसिन इज द बेस्ट सुइटेड कूलेंट फॉर मैशनिंग ऑफ। तो कूलेंट कौन सा धातु का मैशनिंग करते टाइम केरोसिन सबसे अच्छा कूलेंट होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एल्यूमिनियम का हम लोग मैशनिंग करते तो एल्यूमिनियम का मैशनिंग करते टाइम केरोसिन सबसे अच्छा कूलेंट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो देखो जो स्टूडेंट फीटर का पेपर सोल्यूशन देखा है उसको लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से सेम है, लेकिन उसमें से भी 15 से 20 क्वेश्चन जो नया है उसका एक अगर आपको आंसर देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप लोग 15 से 20 जो नया क्वेश्चन है तभी आप देख पाएंगे। ठीक है, व्हिच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन सेपर मशीन। ये आपका नया क्वेश्चन है, सेपर मशीन और स्लॉटर मशीन। तो इन दोनों मशीन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कन्वर्ट -40 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड और सेल्सियस सेम होता है, तो आप लोग जानते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट स्केल और जो आपका सेल्सियस स्केल होता है दोनों का रीडिंग आपका सेम होता है। ठीक है, तो इसमें -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन कैसे आपको निकालना पड़ता है मैंने आप लोगों को बताया हूं फीटर का पेपर में। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आपका होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी चेंज आप लोग लिखिए। तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन जब लिखना है तो आपको लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम के यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इधर आपका क्या हो रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। इफ द डायमीटर ऑफ द इफ द डायमेंशन ऑफ मेल पार्ट इज लार्जर देन द फीमेल पार्ट द फीट इज। तो इसमें देखिए मेल पार्ट,
सोचो किसी भी एक मेल पार्ट है, ऐसा किसी भी एक मेल पार्ट है, ठीक है, और किसी भी एक वेट फिर से मैं इसको डिलीट करता हूं। किसी भी एक मेल पार्ट है ऐसे, और इधर आपका एक फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें मेल पार्ट का जो डायमीटर आप देख रहे हैं, या जो आप इसका टोटल डायमेंशन देख रहे हैं, अगर 10 मिलीमीटर होता है, ये आपका कितना लग रहा है 8 मिलीमीटर। तो इससे आपको क्या बोल सकते हैं, जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट का क्या इसमें डायमेंशन बड़ा है फीमेल पार्ट का तुलना में, तो इसमें फिट होगा लेकिन किस टाइप ऑफ फिट होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। जैसे रेलवे व्हील का साथ हम लोग सेफ्ट का जब फिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेलवे व्हील का जो व्हील होता है तो उसमें जो होल होता है वो छोटा होता है, मतलब फीमेल पार्ट छोटा होता है, किसका तुलना में, सेफ्ट का तुलना में, मतलब मेल पार्ट का तुलना में, तो उसमें इंटरफेरेंस फिट होता है। ओके, तो इसमें भी सेम टू सेम इंटरफेरेंस फिट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच प्रोफाइल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्पार गियर टीथ। तो स्पार गियर टीथ में कौन सा प्रोफाइल सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये इनवॉल्यूट, तो इनवॉल्यूट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पार गियर टीथ किस टाइप ऑफ प्रोफाइल होता है, इनवॉल्यूट टाइप ऑफ प्रोफाइल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, वो एक नया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच टाइप ऑफ लेथ इज मोस्ट सुटेबल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको करना है मास प्रोडक्शन, तो मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेद यूज होता है, तो आप लोग बोलते हैं कि कैप्स्टन लेद यूज होता है डायरेक्ट लेद यूज होता है, तो दोनों तो यूज होता है लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, तो ये तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं दोनों लेद को हम लोग प्रोडक्शन लेद कहते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन का टाइम प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ये दोनों लेद का हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ऑटोमेटिक लेद राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक लेद में हम लोग मास प्रोडक्शन का टाइम स्क्रू कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास प्रोडक्शन का टाइम, कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास प्रोडक्शन का टाइम कौन सा लेद यूज करते हैं, ऑटोमेटिक लेद यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग मास प्रोडक्शन में ऑटोमेटिक लेद का इस्तेमाल करके स्क्रू कटिंग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक लेद होगा। अगर ये अलग अलग ऑप्शन में अगर नहीं रहता, एक ही ऑप्शन में रहता है, तब राइट आंसर आपका हो जाता ए वाला, क्योंकि इन दोनों लेद को प्रोडक्शन लेद कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आइडेंटिकल जॉब्स बहुत ही ज्यादा हम लोग कम टाइम में बना सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी मैंने आप लोगों को पहले बता दूं, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होता है, वर्क डन का भी एसआई यूनिट होता है जूल। Which of the following operation can be performed on circular saw। तो सर्कुलर सॉ में कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि वो कौन सा सर्कुलर जो आप सोच रहे हैं, जैसे अगर आप लोग फिटर मशीनिस्ट टर्नर से है तो आप लोग सोच रहे हैं जो सर्कुलर जो लार्ज क्रॉस सेक्शन मेटल को कटने के लिए या हेवी सेक्शनल मेटल को कटने के लिए यूज होता है, वो सर्कुलर सॉ का बात नहीं कर रहा है। ये सर्कुलर सॉ कारपेंटर यूज करते हैं, कारपेंटर यूज करके क्या करता है, इसमें एक रैबिट बनाते हैं, ठीक है। रैबिट क्या होता है मैंने आप लोग को दिखा देता हूं कि रैबिट किस टाइप ऑफ होता है। सबसे पहले देखिए सर्कुलर सॉ किस टाइप में होता है, तो ऐसा मशीन भी आप लोग देखे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉस कंपनी का है, तो ये आपका कटर है, तो कटर इस टाइप ऑफ रहता है और हम लोग किसी वुड के ऊपर रख के वैसे कटिंग करते हैं, तो ये सर्कुलर सॉ होता है जो कारपेंटर यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली कारपेंटर ट्रेड का है। तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम बोलते हैं ना कि आपको ऐसा पूछा जाता है कि आप आंसर उसका नहीं जानते हैं। ये जो सर्कुलर सॉ का बात कर रहे हैं और जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट जानता है, आप लोग भी हेक्सो चैप्टर पढ़े, हेक्सो चैप्टर का जो पावर हेक्सो चैप्टर है उसमें सर्कुलर सॉ है, उसमें सर्कुलर सॉ का यूज कहां पर करते हैं, उसमें लिखा है कि जब हेवी सेक्शन ऑफ मेटल या लार्ज क्रॉस सेक्शन किसी मेटल है उसको कटने के लिए सर्कुलर सॉ यूज होता है, लेकिन ये सर्कुलर सॉ का अलग है, कारपेंटर यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कारपेंटर ट्रेड का क्वेश्चन उठा के आपको मशीनिस्ट का पेपर में पूछा जा रहा है, जस्ट क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको कट ऑफ बनाने के लिए। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन होता है जो अलग अलग ट्रेड से भी उठा के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर सॉ है, आप देख रहे हैं बॉस सर्कुलर सॉ है। इसका बाद रैबिटिंग, रैबिटिंग ऑपरेशन कैसा होता है आप देखिए, जो आपका कारपेंटर लोग यूज करते हैं ना, ऐसे आप लोग 90 डिग्री में ऐसे बनाते हैं ना,
90 डिग्री में आप लोग ऐसा बनाते हैं ना, तो इसको कहते हैं रैबिटिंग कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं और इसमें क्या है, ऐसे एक आपका स्लॉट बनता है। और भी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए इसमें देख रहा है, इसमें आपका कैसा वर्क पीस बने हैं, आपका ऐसा एक स्लॉट इसमें बन रहा है ना, ऐसा एक स्लॉट। तो ये आपका रैबिटिंग ऑपरेशन होता है। इसमें और एक आपको सेम दूसरा पार्ट में बनाना पड़ता है और उसको क्या करता है, इसमें आपको फिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रैबिटिंग। और एक आपका ऑप्शन में टेनोनिंग। तो टेनोनिंग क्या होता है, आप देखिए, वेट। तो टेनोइंग क्या होता है, टेनोइंग आप देखिए, जो आप लोग कारपेंटर का जब किसी भी फर्नीचर बनाते हैं तो आप लोग देखिए ना, इस टाइप ऑफ स्लॉट बनाते, एक पार्ट बनाते हैं, इसमें आपका एक रेक्टेंगुलर स्लॉट बनाते हैं और इसमें इस मेल पार्ट को ऐसे बनाते हैं और इस मेल पार्ट को इस रेक्टेंगुलर फीमेल पार्ट में डालते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आप देखिए, ये जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट को टेनोन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सर्कुलर सॉ, ये जो बात कर रहा है, एक कारपेंटर लोग यूज करते हैं। ओके, और इसके लिए सर्कुलर सॉ का इस्तेमाल करके हम लोग रैबिटिंग या रैबिट जॉइंट करते हैं लकड़ी पर। ठीक है, ग्रूविंग क्या होता है, जैसे आप लोग ग्रूव करते हैं वैसे होता है। टेनोइंग क्या होता है, आपको पता चल गया कि एक फीमेल रेक्टेंगुलर स्लॉट में जब आपको एक मेल रेक्टेंगुलर पार्ट को फिट करना होता है तो उसको टेनोइंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए, सबसे पहले रेडियस और हाइट आपको दे दिया है मीटर में, उसका बाद आंसर आपको निकालने के लिए दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप लोग अभी से इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में भी सेंटीमीटर क्यूब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका भी क्वेश्चन का सोल्यूशन में फीटर का पेपर में दिया हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन फीटर पेपर में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 66, फॉर्म टूल्स आर यूज्ड इन। फॉर्म टूल कहां पे यूज होता है, फेस मिलिंग, टेपर टर्निंग, वेल्डिंग और कटिंग। तो आप लोग जानते हैं टेपर टर्निंग में हम लोग फॉर्म टूल यूज करते हैं। टेपर टर्निंग जैसे हम लोग ऑफसेट टेलस्टॉट मेथड से करते हैं, कंपाउंड स्लाइड मेथड से करते हैं, इसका बाद फॉर्म टूल से करते हैं, और चौथा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट से। हम लोग टोटल 4 तरीके से हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं लेद में। क्वेश्चन नंबर 67, जिग इज यूज्ड फॉर। जिग किस लिए यूज होता है, किसी वर्कपीस को सपोर्ट करना, लोकेट करना, क्लैंप करना, और जो टूल होता है कटिंग टूल को गाइड करने के लिए यूज होता है। तो आप देखिए, होल्डिंग द जॉब एंड गाइडिंग द टूल, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। तो इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, आपको निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन फीटर पेपर में आपको पूछा है। इसका बाद देखिए, ए वर्कपीस सॉरी ऑन लेथ मशीन कंप्लीट्स 1000 रेवोल्यूशन इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द आरपीएम। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा हूं कि आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर देता है। तो इसमें देखिए 15 सेकेंड में बोला कि 1000 रेवोल्यूशन होता है, मतलब 1000 चक्कर लगाते हैं। तो 15 सेकेंड, तो आप लोग जानते हैं मिनट मतलब क्या है, मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो 15 सेकेंड में अगर 1000 रेवोल्यूशन होता है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, कम होगा, और 60 सेकेंड में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें 60 कर देना मल्टीपल, तो 4 हो जाएगा। टोटल कितना रेवोल्यूशन होगा, तो 1 मिनट में टोटल 4000 रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मिनट में रेवोल्यूशन निकालना है। तो एक क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है जो फीटर पेपर में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लेड इज लाइटर देन। लेड किससे हल्का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, क्योंकि मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है लेड का तुलना में। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 71, Which one of the following is the code for incremental programming? Incremental programming क्या है, ये आपको अगर जानना है
तो आपको जी कोड का क्लास देखना पड़ेगा। G91 का काम होता है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो जी कोड का क्लास मैं यूट्यूब पर आप लोग के लिए पहले ही पोस्ट करके रखा हूं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग जी कोड का क्लास एक बार देख लीजिए। और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत ही अच्छा से मैं आप लोगों का टॉपिक को क्लियर कर दिया हूं, और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉमन है क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छा से क्लियर किया हूं। ठीक है, जी कोड से एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है। अगर जी कोड से क्वेश्चन आता है तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग से सबसे पहले क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए जो फिटर पेपर में ही पूछा गया है, जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का बात किया वो क्वेश्चन फिटर पेपर में नहीं था, तो इस पेपर में नया है। A3 पेपर का साइज किससे बड़ा होता है? A4 पेपर से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 297 इंटू 420, ये आपका A3 है। और A1 का होता है 210 इंटू 297, A4 का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर एल्यूमिनियम को पूछता तब 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर हो जाता है। देखो एल्यूमिनियम क्यों हल्का होता है? क्योंकि इसका डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है। किसका तुलना में? माइल्ड स्टील का तुलना में। तो हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड स्टील इज हेवियर देन एल्यूमिनियम। ओके, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका ज्यादा होगा उतना ज्यादा भारी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो फिटर पेपर में भी आपको पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ द ड्रिल होल इज। तो इसमें बोल रहा है किसी ड्रिल होल है, ऐसे किसी वर्कपीस है, उसमें एक ड्रिल होल है, ठीक है, उसका फेस में जो हम लोग फ्लैट शीट को बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका वर्कपीस है, तो ये आपका ड्रिल होल है, ठीक है, ये आपका ड्रिल होल है। तो इसका फ्रंट पोर्शन में जो हम लोग फ्लैट शीट बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? किसी बोल्ट हेड को उसमें स्थान देने के लिए। किसी बोल्ट है तो बोल्ट हेड को इधर स्थान देने के लिए आपको तो फ्लैट शीट देना पड़ेगा। तो बोल्ट हेड को स्थान देने के लिए किसी पहले से ड्रिल किया हुआ होल का फ्रंट पोर्शन को जो हम लोग फ्लैट शीट बनाते हैं, इसको कहते हैं काउंटर बोरिंग। ठीक है, काउंटर बोरिंग जनरली एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू और आपका जो होता है एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू के सहायता देने के लिए आप लोग जानते हैं काउंटर बोरिंग हम लोग करते हैं। ओके, इसका बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर पोर्शन ऑफ हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग मैशिनिंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय। एक क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला है जब हम लोग मैशिनिंग करते हैं तो हीट किस किस का माध्यम से ट्रांसफर होता है, मतलब सबसे पहले वो लॉस होता है। तो सबसे ज्यादा हीट लॉस किसमें होता है? मतलब जो मैशिनिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट चिप्स से निकल जाता है। जो चिप्स हम लोग मैशिनिंग करते हो तो चिप्स क्या होता है, वो काटा हुआ धातु वो सबसे पहले निकल जाता है और हीट को लेके वो निकल जाता है। तो इसका एक सीरीज होता है, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार लिखिए, जैसे मैं आप लोग को सेंटेंस में लिख देता हूं, the heat generated in metal cutting is dissipated in different proportion into the। तो जब भी हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो मेजर पोर्शन ऑफ हीट किससे जाता है? सबसे पहले चिप से निकलता है, उसका बाद बाकी हीट टूल से, उसका बाद बाकी हीट वर्कपीस और उसका बाद बाकी हीट एनवायरनमेंट। तो ये आपको सीरीज याद रखना है। तो मेजर पोर्शन ऑफ हीट चिप से निकालता है, उसके बाद टूल में जाता है, उसके बाद वर्कपीस से मेजर पोर्शन ऑफ हीट धीरे धीरे चला जाता है और एनवायरनमेंट में धीरे धीरे जाता है और धीरे धीरे वो ठंडा होता है। तो मैक्सिमम जो हीट होता है वो चिप से आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर क्या होता है, चिप्स निकल जाता है तो वो भी निकल जाता है। तो चिप से मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब होता है और चिप्स कट के निकल जाता है तो वो भी हीट भी निकल जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कूलेंट। कूलेंट का कौन सा कार्य नहीं होता? एक नया क्वेश्चन है। तो कूलेंट का काम ही होता है ठंडा करना, वर्कपीस टूल को ठंडा करना। तो इसमें देखिए सरफेस फिनिश भी उसमें इंप्रूव होता है, कूल जॉब एंड टूल
ठंडा करता है जॉब और टूल को, इंप्रूव टूल लाइफ को भी बढ़ाता है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन होने के कारण धीरे धीरे जब गर्म होता है तो उसका उस स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को खो सकता है। तो जब ये कूलेंट देते हो तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो धीरे धीरे उसको उतना मैक्सिमम टेम्परेचर तक उसको नहीं पहुंचाते, तो उसको ठंडा ही करके रखते हैं। तो लुब्रिकेट्स द गाइड वे को लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट का काम नहीं होता है कूलेंट का, लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेंट अलग से यूज हम लोग करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये जो लुब्रिकेट्स द गाइड वे है, इसके लिए लुब्रिकेट यूज होता है, तो ये काम नहीं होता है कूलेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल इन डिग्री बिटवीन द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया हूं फिटर पेपर में, किसी रेगुलर हेक्सागन का जो एडजेसेंट साइड, मतलब एक साइड का साथ दूसरा साइड जो कनेक्ट होता है, इसका बीच का एंगल कितना होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल जब आपको बोला है तो आपको इंटरनल एंगल का बारे में बात किया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कैसे निकाल लेना है, आपको सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल निकालना है। एक्सटर्नल एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला था, 360 डिग्री अपन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड इसमें रेगुलर हेक्सागन मतलब आपका हो जाएगा 6 साइड, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब आपका एक्सटर्नल एंगल आ गया 60 डिग्री। तो इंटरनल एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इंटरनल एंगल तो आपको 180 डिग्री से आपको माइनस कर देना है 60 डिग्री, मतलब एक्सटर्नल एंगल को माइनस कर देना है। तो इंक्लूडेड एंगल आपका आ जाएगा या इंटरनल एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपका अगर ऑक्टागन पूछता तो इधर आपको 8 करना पड़ता, बाकी आपको सेम टू सेम जब जो भी वैल्यू आता है 45 डिग्री का वैल्यू आता है तो 180 से माइनस कर देना, वो आपका इंटरनल एंगल या इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ या आप बोल सकते हैं 0.5, और साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2। इन सीएनसी मशीनिंग G42 इंडिकेट्स, सीएनसी मशीनिंग में G42 का क्या अर्थ होता है, क्या इंडिकेट करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काटर कॉम्पेंसेशन टू राइट। तो ये भी क्वेश्चन या ये भी कोड में जी कोड का क्लास में बताया हूं। जी कोड का क्लास में मैक्सिमम मैंने 20 से 25 ही कोड मैंने बताया हूं, उसमें से ये भी मैंने बहुत ही अच्छा से आप लोगों को क्लियर किया था इसका कॉन्सेप्ट को। तो जी कोड का क्लास एक बार देख लीजिए, यूट्यूब से आप लोग सर्च कीजिए जी कोड क्लास, जी कोड सीएनसी क्लास टेक मैकेनिकल लिख के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन है, स्पेशली मैशिनिस्ट का पेपर में क्वेश्चन पूछा है। मेटल प्लेट्स आर मेड बाय, किसी भी मेटल प्लेट अगर जब आपको बनाना होगा तो प्लेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोलिंग करते हैं। ओके, रोलिंग या हैमरिंग करते हैं। तो जब सीट बनाना होता, प्लेट बनाना होता तब हम लोग रोलिंग करते हैं। हॉट हार्डनेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल इज द हाईएस्ट। हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस सेम होता है, लेकिन कोल्ड हार्डनेस क्या होता है, मतलब कोल्ड मतलब एकदम नॉर्मल एनवायरनमेंट में मैक्सिमम जितना डिग्री टेम्परेचर तक वो टूल मटेरियल उसका हार्डनेस को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, उसका वो कोल्ड हार्डनेस होता है। और जब रेड हार्डनेस होता है मतलब जितना मैक्सिमम गर्म हो रहा है, गर्म होते हुए मैक्सिमम जितना उसका टेम्परेचर तक, गर्मी तक वो उसका हार्डनेस को ठीक रख सकते, तो उसको हॉट हार्डनेस कहते हैं। तो हॉट हार्डनेस किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा टंगस्टन कार्बाइड का होता है, उसका बाद आपको होता है हाई स्पीड स्टील, उसका बाद हाई कार्बन, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील। सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री इजिकल टू कितना होता है, 1 डिग्री इजिकल टू 60 मिनट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, इन टर्निंग ऑपरेशन व्हेन ए टूल इज सेट बिलो द सेंटर ऑफ जॉब देन इफेक्टिव ब्रेक एंगल। तो एक नया क्वेश्चन है जो आपको मैशिनिस्ट का पेपर में पूछा गया। जब आप टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, जो आपका वर्क पीस है या इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसका टूल को सेट करना चाहिए, एक्चुअली टूल को इस टाइप में सेट करना चाहिए, इस जगह में आपको टूल को सेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी सेंटर हेड में हम लोग सेट नहीं करते। अगर वो नीचे हो जाता, वही बोल रहा है कि वो अगर नीचे हो जाता सेंटर ऑफ द जॉब का तो क्या होगा। तो ये आपका वर्कपीस है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो टूल इसी जगह में सेट होना चाहिए। लेकिन उसका अगर नीचे जब सेट होता है, सोचा ऐसे नीचे सेट हुआ,
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो देखिए आप देख रहे हैं ये जो आपका क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, क्लियरेंस एंगल बढ़ रहा है, और ऊपर में जो आपका रेक एंगल होगा, रेक एंगल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर डायरेक्टली लिख लेना है कि जब ये टूल इज सेट बिलो द सेंटर ऑफ द जॉब, जब टूल को जॉब का सेंटर का नीचे सेट किया जाता है तो क्लियरेंस एंगल इंक्रीज और रेक एंगल डिक्रीज। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और जब ये टूल, ये वर्कपीस है, ये इसका सेंटर हाइट है। ठीक है, टूल को जब हम लोग ऊपर सेट करते हैं तो इसमें क्या था, रेक एंगल बढ़ जाता है। लेकिन ये जो आप देखिए क्लियरेंस एंगल जो देख रहे हैं, पहले क्लियरेंस एंगल कितना था, पहले क्लियरेंस एंगल इतना था, जब हम लोग नीचे सेट किए तो क्लियरेंस एंगल इतना था, मतलब सोचिए 60 डिग्री अगर हो रहा है तो इसमें देखिए क्लियरेंस एंगल जस्ट 20 डिग्री का आसपास लग रहा है। तो इसमें जब हम लोग क्या किया, टूल को, कटिंग टूल को जब सेंटर हाइट का ऊपर सेट किया तो क्लियरेंस एंगल कम हो रहा है और जो रेक एंगल है, रेक एंगल बढ़ता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में जो आपको बोला है कि टूल को हम लोग जॉब का सेंटर हाइट के नीचे सेट किया, जब नीचे सेट किया तो रेक एंगल में क्या होगा, रेक एंगल आपका कम हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, Nm इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है। तो आप लोग जानते हैं न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, इंटू मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसका यूनिट होता है, टॉर्क का यूनिट होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, टेम्परिंग इज डन फॉर, टेम्परिंग किस लिए किया जाता है। जैसे कुछ धातु में क्या होता है, कार्बन परसेंटेज ज्यादा होने का कारण जब भी हम लोग हार्डनिंग कर देते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाते हैं। तो हार्ड बनाने के बाद क्या होता है, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, तो उसका अंदर टफनेस बिल्कुल भी नहीं होता। वो अगर हाथ से गिरता है तो टूट जाता है, वो किसी भी शॉक, वाइब्रेशन, इंपैक्ट को सहन नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज, शॉक, वाइब्रेशन, इंपैक्ट को अगर सहन कर सकता है, इसीलिए जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं टेम्परिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टफनेस बढ़ जाता है और जो ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस इसमें कम होता है। ओके, इसको बिलो 400 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग रिहीट करते हैं जो हार्डन स्टील है उसको, और धीरे धीरे इसको हम लोग टेम्पर करते हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो आप लोग जानते हैं जब हम लोग का कोई भी हाथ का या पैर का हड्डी टूट जाता है तो हम लोग सबसे पहले एक्सरे करते हैं, क्योंकि हम लोग का सबसे ऊपर में क्या होता है, ऊपर से तो अंदर का हड्डी में क्या हुआ हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक्सरे से एकदम हड्डी तक हम लोग को सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो एक्सरे स्कैन करके इंटरनल जो भी पोर्शन है वो हम लोग देख सकते हैं। तो एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं कि उसका इंटरनल कोई भी क्रैक है कि नहीं, इंटरनल त्रुटियों को निकालने के लिए हम लोग एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरनल क्रैक या इंटरनल फॉल्ट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे करते हैं। एक्सरे से इंटरनल मैटर हम लोगों को पूरा पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कटिंग स्पीड इन टर्निंग ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन व्हिच पैरामीटर। ये भी एक नया क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है जब हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो उसका कटिंग स्पीड किसका ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटेरियल ऑफ द वर्कपीस एंड टूल मटेरियल। कौन सा धातु का टूल से हम लोग काट रहे हैं और कौन सा मटेरियल को हम लोग काट रहे हैं, इससे डिपेंड करता है उसका कटिंग स्पीड। ठीक है, जैसे अगर एल्यूमिनियम का काट रहे हैं HSS से तो उसमें कटिंग स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वैसे ही एल्यूमिनियम है उसमें अगर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का कटिंग टूल यूज करें तो वो क्या हो रहा है, कटिंग टूल मटेरियल और इसमें जो आपका वर्कपीस मटेरियल है तो अलग अलग है। तो HSS था तो जो भी होगा उससे क्या होगा, जो आपका कार्बाइड टूल होगा उसका कटिंग स्पीड और भी ज्यादा होगा। तो कटिंग स्पीड मेनली डिपेंड करता है कि वर्कपीस का मटेरियल का ऊपर और टूल का मटेरियल का ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज, मृदु इस्पात में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 0.3%। तो इसका एक्चुअली रेंज होता है 0.15% से 0.3% तक। ठीक है, डेड माइल्ड स्टील का होता है 0.05% से 0.15% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89,
12.335 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो किलोमीटर से आपको मीटर में करना पड़ता है, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर। ठीक है, तो 1 2 3, तो टोटल 3 स्टेप आपको आना पड़ रहा है, इसीलिए 10 इंटू 10 इंटू 10, टोटल 1000 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीपल करने के बाद 12.335 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 आप देखिए, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, मौलिक इकाई कौन सा होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सा होता है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, जैसे LMT होता है, लेंथ, मास, टाइम होता है, इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। तो ये लेंथ, मास और टाइम जो है ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 91, तो डिग्री से आपको रेडियन करना है, तो आप लोग जानते हैं 180 डिग्री इजिकल होता है पाई रेडियन, रेडियन का सिंबल होता है C। तो 1 डिग्री इजिकल टू क्या होता है, कितना होगा, पाई रेडियन डिवाइड बाय 180। तो 120 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो आपको 120 से मल्टीपल कर देना है। तो इसको जब आप काटते हैं तो 6 3 2, तो मतलब आपका आ जाएगा 2 पाई रेडियन बटा 3 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन देखिए ये भी फिटर पेपर में पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ कितना होता है, वो मीटर होता है। ओके, अगर एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ पूछता तब आपका सेंटीमीटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 93, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर 2 मेथड्स ऑफ, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग एक्चुअली किसका 2 मेथड होता है, तो एक केस हार्डनिंग का 2 मेथड होता है। ओके, जो आपका सरफेस हार्डनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 94, एल्यूमिनियम का, इसमें आपको डेंसिटी पूछा है। तो एल्यूमिनियम का डेंसिटी पहले मैंने आप लोगों को बता दूं कि 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 95, इमेरी पेपर नंबर 320 इज स्मूदर देन इमेरी पेपर नंबर। तो आपको मैंने जब ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज का बारे में बात कर रहा था, तो जितना ग्रेन साइज कम हो रहा था, जैसे कोर्स के लिए 10 to 24 हो रहा था, फाइन के लिए कितना हो रहा था, फाइन के लिए हो रहा था 80 से 180, और वेरी फाइन के लिए हो रहा था 220 से 600 तक। तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रेन साइज जितना बढ़ता है उतना ज्यादा वो फाइन होता है, उतना ज्यादा स्मूथ होता है। तो इमेरी पेपर में भी सेम टू सेम। तो इमेरी पेपर किससे, जो 320 है वो किससे स्मूथर होगा, उससे जो कम वाला डिजिट होगा। तो 100 में जितना स्मूथ इमेरी पेपर होगा उससे भी और अच्छा स्मूथ किसमें होगा, 320 में। ठीक है, इसमें ग्रेन साइज और भी इसमें छोटा होते जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, तो इससे अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता कि ग्रेन साइज 400 इज स्मूदर देन ग्रेन साइज, अगर ऐसे बोलता 500 अगर बोलता, ठीक है, तो 500 किसी भी स्मूदर अगर जो 400 है, 400 में जितना स्मूथनेस होगा उससे भी अच्छा स्मूथ होगा 500 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ग्रेन साइज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा स्मूथ होता है। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक नोट आप लोगों को मैं लिखाऊंगा। मैशिनेबिलिटी इंडेक्स इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू मैशिनेबिलिटी ऑफ। तो मैशिनेबिलिटी इंडेक्स जब हम लोग निकालते हैं तो किसका मैशिनेबिलिटी इंडेक्स का रेफर में हम लोग लिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैशिनेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए किसका मैशिनेबिलिटी का रेफरेंस में हम लोग को निकालना पड़ता है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैशिनेबिलिटी इंडेक्स किसको कहते हैं, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। इंडेक्स, इट इज द मेजर ऑफ हार्डनेस in a given material. It determines how easily a material can be machined.
तो इसमें आपको क्या बोला, मैसिनेबिलिटी इंडेक्स मतलब होता है इट इज द मेजर ऑफ हार्डनेस इन गिवन मटेरियल, मतलब किसी दिया गया मटेरियल का जब हार्डनेस आपको मेजर करना होगा तो मैसिनेबिलिटी इंडेक्स से हम लोग मेजर करेंगे। इट डिटरमिन्स हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैसिन, और ये क्या स्थिर करता है कि वो कितना इजीली मटेरियल को हम लोग मैसिनिंग कर सकते हैं, वो इंडिकेट करता है मैसिनेबिलिटी इंडेक्स। जितना मैसिनेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होगा मतलब उतना इजीली हम लोग मटेरियल को काट सकते हैं। ठीक है, तो मैसिनेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। इंडेक्स फॉर्मूला आपका होता है काटिंग स्पीड of given material for 20 minutes tool life divided by cutting speed of free cutting steel for 20 minutes टूल लाइफ। ठीक है, तो देखिए कटिंग स्पीड ऑफ गिवन मटेरियल फॉर 20 मिनट्स टूल लाइफ, मतलब जो मटेरियल आपका दिया हुआ रहेगा उसका 20 मिनट्स का टूल लाइफ का कटिंग स्पीड आपको लिखना है, और जो फ्री कटिंग स्टील है उसका 20 मिनट का टूल लाइफ का कटिंग स्पीड आपको लिखना है, और मैसिनेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कटिंग स्पीड ऑफ गिवन मटेरियल, मतलब जो आपका दिया हुआ मटेरियल रहेगा उसका कटिंग स्पीड फॉर 20 मिनट टूल लाइफ में, और डिवाइड बाय कटिंग स्पीड ऑफ फ्री कटिंग स्टील फॉर 20 मिनट्स टूल लाइफ, जो आपका फ्री कटिंग स्टील है उसका 20 मिनट का टूल लाइफ में कितना कटिंग स्पीड हो रहा है इनटू 100, ये आपका टोटल फॉर्मूला होता है मैसिनेबिलिटी इंडेक्स का। तो इसमें से मैसिनेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए है किसका रेफरेंस में हम लोग को मैसिनेबिलिटी इंडेक्स निकालना पड़े, फ्री कटिंग स्टील का रेफरेंस में हम लोग को मैसिनेबिलिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। मैसिनेबिलिटी इंडेक्स हम लोग एक्चुअली मैसिन जो दिया हुआ मेटल है उसका हार्डनेस को निकाल सकते हैं, और उससे हम लोग पता कर सकते हैं कितना इजीली हम लोग उस दिया हुआ मेटल का मैसिनिंग कर सकते हैं। जितना मैसिनेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होगा उतना जल्दी हम लोग मशीन का मटेरियल का मैसिनिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए किसका रेफरेंस में हम लोग ऑलवेज करते हैं, तो ये फ्री कटिंग स्टील का करते हैं। अगर ऊपर में आपको जो दिया कटिंग स्पीड ऑफ गिवन मटेरियल, इसमें आपका HSS भी रह सकता है, माइल्ड स्टील भी रह सकता है। ठीक है, तो गिवन मटेरियल का जो आपका 20 मिनट्स का जो 20 मिनट टूल लाइफ का जो कटिंग स्पीड होगा उसका साथ आपको डिवाइड करना है फ्री कटिंग स्टील का 20 मिनट्स का टूल लाइफ का कटिंग स्पीड का साथ आपको 100 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो देखो कुछ मैसिनेबिलिटी इंडेक्स है जो आपको लिख लेना है। स्टील का मैसिनेबिलिटी इंडेक्स होता है 25%, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का होता है 55 से 65, कॉपर का होता है 70%, रेड ब्रास का होता है 180%, और एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम आप लोग जानते हैं इसका तो वेट भी कम होता है और सॉफ्ट भी होता है, और इसका होता है 300 से 1500%। ठीक है, तो इसमें से मैसिनेबिलिटी इंडेक्स किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम एलॉय का 300 से 1500, मतलब ये एल्यूमिनियम का मैसिनेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा, मतलब एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा या सबसे इजीली हम लोग इसका मैसिनिंग कर सकते हैं। अगर सबसे कठिन किसका होता है ऑप्शन में दिया जाएगा तो स्टील, क्योंकि इसका मैसिनेबिलिटी इंडेक्स सबसे कम है 25% है, मतलब इसको कटने के लिए उतना इजी नहीं होता जितना इजी एल्यूमिनियम एलॉय को हम लोग मैसिनिंग करते हैं इजीली, उतना इजी नहीं होता है। तो स्टील का आपको याद रखना है 25% मैसिनेबिलिटी इंडेक्स होता है। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा गया था, मैसिनेबिलिटी इंडेक्स जब आपको डिफाइन करना है तो निकालना है तो किसका रेफरेंस में हम लोग ऑलवेज निकालते हैं, तो फ्री कटिंग स्टील का रेफरेंस में हम लोग ऑलवेज निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक नया टॉपिक भी आप लोग का क्लियर हो गया, जो स्टूडेंट पहले से वीडियो को आप लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। इसमें बोला है धातु का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग अप्लाई किया हुआ फोर्स को जब छोड़ देते हैं तो उसका ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये होता है इसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। और एक हीट ट्रीटेड जो स्प्रिंग होता है, हीट ट्रीटेड जो स्प्रिंग होता है एक गुड एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्प्रिंग को जब भी आप लोग फोर्स से
पुल करके रखते हैं, तो उतना ही फोर्स अगर आप लोग छोड़ देते हो तो स्प्रिंग उसका अपना ओरिजिनल आकार में आ जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए होल बेसिस सिस्टम द फंडामेंटल डिविएशन फॉर द होल इज। किसी होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम में जब भी हम लोग फिटिंग करते हैं तो होल का साइज को पहले हम लोग फिक्स्ड कर लेते हैं, उसका बाद होल का साइज का अकॉर्डिंग हम लोग शाफ्ट का साइज को वेरी करके फिट करते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम जगह में होल बेसिस सिस्टम ही यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम अगर आप लोग सॉफ्ट को बना लेते उस हिसाब से अगर आप लोग होल को बनाने देते तो होल का साइज गड़बड़ हो सकता है। होल एक इंटरनल पार्ट होता है, उसको सबसे पहले करेक्टली बना लेना हम लोग को आसान होता है। उसको अगर करेक्टली बना लेते उसका बेसिस पे अगर सॉफ्ट का साइज को अगर हम लोग आगे पीछे करते, कम ज्यादा करते, तो उसका बाद वो फिट आसान होता है। तो होल बेसिस सिस्टम इजियर होता है। तो उस सिस्टम में फंडामेंटल डिविएशन होल का कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 0 मिलीमीटर आपका होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, प्रेशर इज। प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू आप लोग बोल सकते हैं फोर्स अपन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं इसका यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कंप्लीट 100 देखिए, आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हेड इज मेड फ्रॉम वुड, मतलब कौन सा वो टूल हेड होता है जो लकड़ी से बने होता है। तो जो आपका मैलेट होता है, मैलेट या जो आपका सॉफ्ट हैमर होता है, ठीक है, तो मैलेट का क्या होता है, वो भी एक हैमर होता है। उसका हेड को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका हेड को हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, तो इसको हम लोग मैलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक नया क्वेश्चन है जो फीटर पेपर में नहीं पूछा गया था। तो मैक्सिमम 20 से 25 ऐसा क्वेश्चन है जो फीटर पेपर से अलग है, बाकी क्वेश्चन फीटर और मैशिनिस्ट पेपर में सेम टू सेम है। इसीलिए जो मैथ का कुछ क्वेश्चन है मैं स्किप कर दिया। जो स्टूडेंट पहले फीटर का क्लास देख चुके हैं वो सब स्टूडेंट के लिए आप लोगों को पता होगा कि ये सब जो 75 क्वेश्चन मैंने बताया हूँ वो कॉमन ही आप लोगों का आया है। तो बार बार 2 बार डिस्कशन करने का कुछ नहीं है, क्योंकि फीटर का स्टूडेंट मैशिनिस्ट का भी पेपर का सोल्यूशन देखेगा और मैशिनिस्ट का स्टूडेंट तो जरूर फीटर का पेपर का सोल्यूशन देखेगा, क्योंकि आप लोगों का 75 से 80% क्वेश्चन सेम ही होता है, कुछ मशीन का क्वेश्चन ही अलग होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो में कुछ नया टॉपिक भी मैंने आप लोगों का क्लियर किया हूँ, जैसे मैशिनेबिलिटी इंडेक्स, मेटल रिमूवल रेट आपको कैसे निकालना पड़ता है। तो ये सब अगर अच्छा लगे, जैसे कारपेंटर का जो आपका था सर्कुलर सॉ था, आप लोगों को वो क्वेश्चन कारपेंटर ट्रेड से पूछा गया, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।